तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, पर्यावरण विज्ञान। ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति यानी नेचर से हमारा रिश्ता कैसा है और ये हम सब के लिए, खासकर हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। और ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, पता है। ये सिर्फ किताबों या एग्जाम के नंबरों की बात नहीं है। ये वो दुनिया है जिसमें हम हर पल जी रहे हैं। मतलब जिस हवा में हम सांस लेते हैं, दोस्तों के साथ बाहर खेलते हैं। हाँ, और जो पानी पीते हैं। एग्जैक्टली, पानी जो हम पीते हैं। और हाँ, स्कूल कैंटीन का खाना हो या घर का फेवरेट खाना, ये सब मिलता कहाँ से है? प्रकृति से ही। प्रकृति से ही। सही कहा। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि आखिर ये प्रकृति हमारे लिए इतनी खास क्यों है और आजकल पर्यावरण को लेकर क्या मुश्किलें आ रही हैं। जैसे कभी सुनते हैं शहर में धुंध बहुत है या नदी साफ नहीं है। ये सब क्या है? हाँ, ये चुनौतियां क्या हैं? और सबसे जरूरी, हम आप सब मिलकर इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम ही सही। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि प्रकृति इतनी जरूरी क्यों है। कहते हैं कि ये पृथ्वी पर जीवन का आधार है ना? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझो जैसे एक शरीर के लिए अलग अलग अंग जरूरी हैं, वैसे ही धरती के लिए प्रकृति का हर हिस्सा। यह हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए चीजें ही नहीं देती, बल्कि एक कमाल का बैलेंस, एक संतुलन भी बनाए रखती है। संतुलन कैसे? देखो, पानी को ही ले लो। नदियां हैं, झीलें हैं, जमीन के नीचे का पानी है। सोचो जरा, सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर स्कूल की बोतल भरने तक, या खेतों में जो अन्न उगता है, पानी के बिना कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गंगा यमुना जैसी नदियों के बारे में तो हम पढ़ते भी हैं। हाँ, वो तो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। और फिर हवा, ताजी हवा। हाँ, जब बाहर खेलने जाते हैं या पार्क में बैठते हैं, खुली हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से। फिर मिट्टी है जो हमें अनाज, फल, सब्जियां देती है। और जंगल और उनमें रहने वाले अलग अलग तरह के जानवर, पक्षी, जैसे हिमालय के ऊंचे पहाड़ हों या सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल, ये सब मिलकर हमारे मौसम को ठीक रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह काम करते हैं। एकदम सही कहा। जैसे स्कूल में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होता है ना। हाँ, हर किसी का अपना रोल होता है। सब मिलकर काम करते हैं, तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी मधुमक्खी, वो भी परागण करके फसलों को उगाने में मदद करती है। बिल्कुल। यही है इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक संतुलन। पर अब इस टीम के तालमेल में ना थोड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ मतलब? देखो, भारत तेजी से विकास कर रहा है। नए शहर बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, आबादी बढ़ रही है। इन सब का दबाव हमारी प्रकृति पर पड़ रहा है। इसे ऐसे समझो जैसे एक क्लासरूम में अगर क्षमता से ज्यादा बच्चे आ जाएं तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है ना। हाँ, हो जाती है। बस वैसे ही हमारी धरती पर दबाव बढ़ रहा है। हाँ, और इसके नतीजे हमें अपने आसपास दिख भी रहे हैं। प्रदूषण, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में देखो, हवा कभी कभी इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, आंखों में जलन। सही बात है। ये हुआ वायु प्रदूषण। फिर नदियों में देखो, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, शहरों का कचरा, सब नदियों में जा रहा है। गंगा जैसी पवित्र नदियां भी इससे अछूती नहीं है। और खेतों में भी तो बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं आजकल। हाँ, वो मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। तो हवा, पानी, मिट्टी, सब पर असर पड़ रहा है। और वो जो जंगलों की कटाई की बात होती है, वो एक और बड़ी चुनौती है। जंगल कटने से न सिर्फ जानवरों के घर छिन रहे हैं, बल्कि मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। कभी एकदम से बहुत तेज बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और कभी लंबा सूखा पड़ जाता है। इससे खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पीने के पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। जमीन के नीचे का पानी भी तो कम हो रहा है ना? गर्मियों में कई जगहों पर पानी की किल्लत हो जाती है। बिल्कुल, भूजल स्तर गिर रहा है। और फिर एक और चिंता की बात है, जैव विविधता का नुकसान। मतलब कई तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। जैसे बंगाल टाइगर है या गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अरे हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। जैसे हमारी पसंदीदा कहानी का कोई जरूरी किरदार गायब हो जाए। बिल्कुल वैसा ही। तो ये चुनौतियां तो हैं और गंभीर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। इनसे निपटने के लिए बहुत से काम हो रहे हैं और हम सब मिलकर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है। क्या क्या किया जा रहा है? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो, पेड़ लगाना
और जंगलों को बचाना। हाँ, स्कूलों में भी तो होते हैं प्लांटेशन ड्राइव्स। और चिपको आंदोलन तो याद ही होगा, लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या नहीं किया। फिर है पानी बचाने की बात, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अच्छा। ताकि पानी की कमी ना हो। और नदियों को साफ करने के लिए सरकार बड़े प्रोग्राम चला रही है, जैसे नमामि गंगे। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर ऊर्जा की बात आती है, हमें बिजली चाहिए, लेकिन कोयले से बिजली बनाने में प्रदूषण होता है। तो इसका क्या हल है? इसका हल है नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जो खत्म नहीं होती और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसे सूरज की रोशनी से बिजली बनाना यानी सोलर एनर्जी, या हवा से बिजली बनाना यानी विंड एनर्जी। हाँ, सोलर पैनल्स तो आजकल काफी दिखने लगे हैं। बिल्कुल। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक बहुत सारी बिजली इसी तरह बनाने का, करीब 500 गीगावाट। ये दिखाता है कि हम इस दिशा में सीरियस हैं। ये तो अच्छी बात है। और प्रदूषण रोकने के लिए क्या नियम है? नियम भी हैं, जैसे फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के सख्त नियम हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, वैसे ही ये पर्यावरण के रूल्स हैं। ओके। फिर स्वच्छ भारत अभियान है, जिसका मकसद है अपने आसपास सफाई रखना। हाँ, वो तो है। और सिंगल यूज प्लास्टिक, जो इतना कचरा फैलाता है, उस पर रोक लगाने की कोशिशें भी हो रही हैं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़ा फर्क लाएंगे। और देखो, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है जागरूकता और शिक्षा। मतलब ये कि स्कूलों में, कॉलेजों में हम सबको पर्यावरण के बारे में सही जानकारी मिले। इको क्लब्स हों, प्रोजेक्ट्स हों, ताकि हम समझें कि ये सब क्यों जरूरी है। एग्जैक्टली। ताकि हम समझें कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी कैसे पर्यावरण पर असर डालती हैं। और हाँ, सरकार ने कानून भी बनाए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाएं हैं, जो पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखती हैं। एक तरह से पर्यावरण के रेफरी समझो। ये तो है। वैसे भारत की संस्कृति में भी तो प्रकृति का हमेशा से बहुत सम्मान रहा है ना? हम पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों को माँ मानते हैं। बिल्कुल, ये हमारी जड़ों में है। जिम कॉर्बेट जैसे नेशनल पार्क हैं जो वन्य जीवों को सुरक्षा देते हैं। नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन हुए हैं जो दिखाते हैं कि लोग पर्यावरण के लिए आवाज उठाते हैं। और अब हम सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को भी अपना रहे हैं। हाँ। तो कोशिशें तो बहुत हो रही हैं। हाँ, कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे नियमों को ठीक से लागू करवाना या हर किसी तक जागरूकता पहुंचाना, पर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण विज्ञान को समझना सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे इस खूबसूरत धरती पर प्रकृति के साथ मिलजुल कर एक बैलेंस बनाकर रह सकते हैं। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अलावा हम अपनी रोज की जिंदगी में, मतलब स्कूल आते जाते, घर पर, दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे प्रकृति का ये संतुलन बना रहे? ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी हम ऐसी ही जरूरी और मजेदार बातें आप तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल। मिलते हैं अगली बार।